सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द नेक्स्ट लेवल क्लासेस। मैं राहुल कुमार सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, मतलब हम बेसिक्स से आज हम पढ़ेंगे कि जो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्या क्या बेसिक्स से है। सारे हम बेसिक टॉपिक कवर करेंगे एकदम स्टार्टिंग से, मतलब रूट से हम चलेंगे और आगे तक धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे सारे चैप्टर्स और जितने टॉपिक्स हैं सारे कवर होते जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा अच्छे से। और ये एक प्लेलिस्ट चलेगी जिसमें हम अच्छे से पूरा बेसिक से, मतलब जीरो टू हीरो करेंगे। ठीक है, चलो चलिए। तो फिर हम ये देख लेते हैं, ये मतलब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रहेगा। ठीक है, मतलब एक आप अगर आईटीआई के छात्र हैं और उसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा ये चीज़ें। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। अब बेसिक टॉपिक हम देखते हैं, क्या देखेंगे? बेसिक टॉपिक, बेसिक टॉपिक। ठीक है, और ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल में देखिए क्या क्या होता है। आपके तीन चीज़ें होती हैं, एक धारा होती है, एक वोल्टेज होती है, एक प्रतिरोध होती है। क्या होती है? करंट होती है, वोल्टेज होती है और रेजिस्टेंस होती है। करंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? धारा। ठीक है, और वोल्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल आप बोलते हैं। और साथ में होता है आपका रेजिस्टेंस, जो कि करंट का विरोध करता है। ठीक है, धारा बहने में रुकावट करता है, तो इसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपको तीन चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, अब देखिए साथ ही साथ अगर हम एक चीज़ और बात करें, ठीक है, तो देखो हमारे जो एक एटम होता है, क्या होता है? एटम। ठीक है, और इस एटम को दो भाग में बांटा गया है। मतलब एक आपका ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके बाहर में जो बाहर के सेल में जो होते हैं वो होते हैं ये होता है, यहाँ पे एक होगा, एक यहाँ होगा। ठीक है, एक यहाँ पे होगा। तो इसको जो बोलते हैं ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इसके बीच में इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब देखिए जो ये न्यूक्लियस होता है, इसी के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला होता है आपका प्रोटॉन, एंड सेकंड होता है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस आपका ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं, और इसके बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है, जो सेल्स में घूमते हैं, तो ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। अब जो आपका प्रोटॉन होता है, ठीक है, जो प्रोटॉन होता है ये आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज्ड होता है। ठीक है, इस न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, नो चार्ज। इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है। इतना आपको पता चल गया होगा कि चलिए क्या क्या हो गया। एटम में एक आपका न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन होता है जो आपका, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया? चलो आगे देखो। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें आपका नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अब जो नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको हम जो Q से डिनोट करेंगे, तो जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये होती है, इसको हम हिंदी में कूलाम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। और साथ ही साथ अगर हम न्यूक्लियस में अगर हम प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, तो प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। तो प्रोटॉन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? Q बराबर प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये इसकी वैल्यू हो गई। और जो आपका न्यूट्रॉन होगा उस पर कोई भी आवेश नहीं होगा। ठीक है, चलो ये हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, अब देखिए ये आपका नोट करने वाला पॉइंट है
कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हल्का तथा प्रोटॉन भारी होता है, भारी होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया आपका। अब जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी जो वैल्यू होती है द्रव्यमान, मतलब इसको हम द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.1111 इंटू 10⁻³ kg। ये इसकी वैल्यू हुई। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की वैल्यू जो होती है मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन, इसकी जो द्रव्यमान होगा ये होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, चलो अब देखो, अब जब इतना हम जान गए, ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन अगर एमई में देखा जाए, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है आपका जो हमने यहाँ बताया ना आपको, जो इलेक्ट्रॉन हल्का तथा प्रोटॉन भारी होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1840 ऑफ एमई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि जो आपका मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1840 गुना ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मतलब जो प्रोटॉन होगा इसका इलेक्ट्रॉन का 1840 गुना होगा प्रोटॉन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन मतलब आते रहते हैं इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखो, अब अगर हम बात करें आप चार्ज की, कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो हम चार्ज की बात करेंगे। तो जो चार्ज होता है, इट इज द इमेजिनरी फोर्स बाय विच एनी सब्सटेंस एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। मतलब यह एक ऐसा अदृश्य बल है, मतलब कि जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, और कोई भी वस्तु को आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है, का अनुभव करता है, तो वो होता है क्या, चार्ज होता है। ठीक है, इसमें हम एक्सपीरियंस करते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन का। क्या करते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन को एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ, मतलब हम इसको देख भी नहीं सकते, ये एक अदृश्य बल है। क्या है ये, एक हम इमेजिनरी फोर्स है। क्या है, इमेजिनरी फोर्स। ठीक है, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हाँ, कोई भी चीज़ अगर चार्ज फ्लो हो रही है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा, तो उसके साथ आपका प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण का बल वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब चार्ज हुआ। अब चार्ज के साथ जब हम करंट की बात करें, धारा, ठीक है, करंट की बात करें, धारा को हम करंट बोलते हैं। अब करंट क्या है, ठीक है, तो करंट क्या है कि ये फ्लो ऑफ चार्ज का, मतलब जो हम फ्लो होता है आपके किसी भी कंडक्टर से, जब इसको फ्लो कराया जाता है तो वो चार्ज होता है। मतलब कि इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। कंडक्टर में ही ना चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, तो मतलब चार्ज का हम जब किसी भी चालक में बहने को आवेश कहते हैं, जिसमें आपका जो आपकी वैल्यू जो आपका होता है, क्या फॉर्मूला होता है आई। ठीक है, आई इज इक्वल टू dQ/dt, मतलब चार्ज के बहने की दर को हम करंट कहते हैं, और ये आपका जो होता है वो एम्पियर में होता है। साथ ही साथ इसको अगर हम ऐसे लिखें dQ/dt, तो इसको हम लिख सकते हैं कूलॉम्ब
ठीक है, और टाइम का सेकंड, ये लिख सकते हैं। तो एम्पियर इज इक्वल टू, ये भी हो सकता है आपका एम्पियर इज इक्वल टू कूलॉम पर सेकंड, कूलॉम पर सेकंड। ठीक है, तो अगर एम्पियर की वैल्यू भी आती है तो क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि हाँ कूलॉम पर सेकंड होगा। तो ये सब चीज़ें आप याद करने वाली चीज़ें हैं कि हाँ आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए एक फॉर्मूला आपका बन गया, ठीक है, एक ये बन गया। ओके, चलो अब देखो, अब हम अगर बात करें कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज, व्हाट इज वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या है, इट इज द वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम यूनिटी टू एट एनी पॉइंट। मतलब किसी धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य, ये होता है वोल्टेज। तो वोल्टेज को हम क्या करते हैं, वी से डिनोट करते हैं ना, वोल्टेज को वी से डिनोट करेंगे और डब्ल्यू बाई क्यू, ये होता है वोल्टेज, जूल पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम। अब यहीं पे अगर वोल्ट की बात करेंगे तो जूल पर कूलॉम हो गया आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए वोल्ट यूनिट लिख दीजिए, वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलॉम, ये आपका वोल्टेज हो गया। वोल्टेज क्या होता है, फिर से सुन लीजिए कि इट इज वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम यूनिट इंफिनिटी टू एट एनी पॉइंट। मतलब यह किसी धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए कार्य किया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। और इसी V को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई आई टी, ठीक है, और इसी को लिख सकते हैं Q इक्वल टू आई टी। ये देखिए ये सारे फॉर्मूले हैं। और इसी वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल पर एम्पियर पर सेकंड। ठीक है, देखो ये कितने फॉर्मूले बन गए फटाफट वाले, मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए हम जान गए कि हाँ वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है। अब जब हम वोल्टेज की बात करते हैं तो हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो है अपनी ये देखिए EMF। ये क्या होता है आपका, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल, क्या बोलते हैं इसको, विद्युत वाहक बल। अभी देखो ये क्या होता है कि इट इज द एनर्जी, ये एक एनर्जी है विच इट गिव्स टू ईच कूलॉम ऑफ चार्ज टू फ्लो वन पॉइंट टू अनदर। क्या करता है, जब किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए दी गई ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब आप समझ गए कि किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो ऊर्जा की खपत होती है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सब समझ जाइए, चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने की ऊर्जा खपत जो होती है वो होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चलो मतलब एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक कोई भी चार्ज ले जा रहे हैं, ठीक है, चार्ज ले जा रहे हैं दूसरे पॉइंट तक, मतलब A से B तक कोई चार्ज ले जा रहे, तो उसमें जो भी एनर्जी का लॉस होगा वही होता है आपका EMF। चलो ठीक है, अब आ जाओ, अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं प्रतिरोध। अब देखो प्रतिरोध क्या होता है कि इट इज ऑफर्ड अ ऑपोजिशन, मतलब ये
एक ऑफर करता है टू फ्लो ऑफ अ करंट का अपोज करेगा। मतलब अगर यहाँ पे आपकी करंट ये जा रही है, ठीक है, ये करंट आपकी चल रही है, तो ये करंट जा रही है, अब इस करंट को जो अपोज करेगा मतलब रोकेगा, ठीक है, विरोध करेगा, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, इट ऑफर्ड अ पोजीशन टू अ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अपोजिट, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, जैसे कि आपका एक देखो, ये मोटा तार है, ये मोटा एक पाइप है, ठीक है, यहाँ से जब करंट जाना है तो ये आराम से चला जाएगा। अब यहीं पे अगर हम ये पतला कर देंगे तो ये एक रुकावट पैदा किया, तो ये रेजिस्टेंस का काम किया। ठीक है, और इसी को, रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, जहाँ पे एल क्या है, आपकी लेंथ है, लंबाई है, और ए क्या है, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब क्षेत्रफल है। ठीक है, दिस इज क्षेत्रफल। और जो आपका ये रो है, इसको रो बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ठीक है, और यह क्या होता है कि चालक जो है उसके मटेरियल पर निर्भर करता है। इस पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि यह चालक के मटेरियल पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, और यह तापमान पर भी निर्भर करता है, और टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है, मतलब इसके लिए दोनों चीज़ें जरूरत होंगी। मतलब अगर चालक का मटेरियल कैसा है, उसमें से जो आपका वो है रेजिस्टेंस है, वो ज़्यादा रोक रहा है कि कम रोक रहा है। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम हो गया और आपका कॉपर हो गया, तो जो एल्युमिनियम है उसमें मतलब धीरे धीरे जाएगा, कॉपर में तेज़ी से जाता है, तो वो उसके मटेरियल के ऊपर निर्भर करेगा और टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है। ओके, चलो और आगे देखते हैं। अब आगे क्या है कि अगर हम देखें कि रेजिस्टेंस, आपका ये विशिष्ट प्रतिरोध हो गया आपका। ठीक है, अब अगर आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस में आपका हो गया फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये हो गया, जिसमें से आपका ये जो ये है, ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका पता है कि मटेरियल पर निर्भर करेगा, तो अब इफेक्ट ऑफ रेजिस्ट मतलब अब टेम्परेचर पे भी तो निर्भर कर रहा है ना, तो टेम्परेचर पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए देखते हैं कि टेम्परेचर पे इसके क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट रेजिस्टेंस। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर का कुछ क्या प्रभाव पड़ता है रेजिस्टेंस पे। तो अगर हम केस 1 लें, केस 1 पे अगर R 0 है और R T है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे और T डिग्री सेल्सियस पे, अल्फ़ा 0 आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट हो गया, ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो पर डिग्री सेल्सियस, यूनिट पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका अगर आपकी सब 0 0 है, तो जो इसका जो केस बनेगा, तो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा ये हो जाएगा आर टी इक्वल टू R 0 1 प्लस अल्फ़ा 0 T। ये आपका एक फॉर्मूला यहाँ बन गया, ये केस फर्स्ट का फॉर्मूला बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम सेकंड केस की बात करें, केस सेकंड,
अगर इसमें हम T1 ले लिए, R1 लिए और अल्फ़ा 1, T2, R2 और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका केस सेकंड का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फ़ा 1 T2 माइनस T1। ये आपका बन गया फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस पे। R2 निकालना होगा। अब इसी तरह अगर आपका केस सेकंड थर्ड देखते हैं तो केस थर्ड में क्या होगा, R0 RT1 RT2, ठीक है, 0 डिग्री पर, T1 डिग्री पर और T2 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, अल्फा 0 पे। अब देखो इसमें आपका जो ये बनेगा, देखो क्या बन रहा है, RT1 इज इक्वल टू RT1 पे R0 पे 0 डिग्री, ठीक है, R0 1 प्लस अल्फ़ा T1, मतलब पहले ये वाला यहाँ से इस पे चलेगा, ठीक है। ये वाला आपका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला निकला, ये हो गया 1, और RT2 इज इक्वल टू, अब ये वाला भी आपका इस पे चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका R0 1 प्लस अल्फ़ा T2। ये हो गया आपका सेकंड केस। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेकंड और फर्स्ट का हम डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो हमारा आ जाएगा RT2 बाई RT1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा T2 बाई 1 प्लस अल्फ़ा T1। ये एक फॉर्मूला आपका निकल के आया केस थर्ड के लिए। ये भी है बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये हम देख लिए कि टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे क्या पड़ेगा। तो केस 1, केस 2 और केस 3 हमने देखा। अब देखिए, अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या है कि एक नाइक्रोम को तार के टुकड़े का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ओम है। कितना है? 10 ओम। यदि नाइक्रोम तार का ताप गुणांक का ताप गुणांक 0.00015 है प्रति डिग्री हो, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध कितना होगा? तार का प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं आंसर। देखो R दिया हुआ है हमें, ठीक है, R0 दिया हुआ है, कितना 10 ओम, अल्फा 0 दिया हुआ है 0.00015 पर डिग्री सेल्सियस, RT हमसे पूछा है, T दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस पे हम फॉर्मूला ये लगा सकते हैं कि RT इज इक्वल टू
R01 प्लस अल्फा 0T, ये निकल लगा सकते हैं ना। तो इसका निकल के आ जाएगा आपका R0 की वैल्यू 10, 1 प्लस 0.0001 इंटू 20। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.03। ठीक है, चलो ये हो गया आंसर। अब देखो, अब कुछ धातु के नाम आप देख लीजिए। ठीक है, उसमें आप के टेम्परेचर कोफिशिएंट 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना कितना होगा। चलो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं हम धातु के नाम, धातु के नाम, और यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया आपका मेटल। ठीक है, चलो पहला हो गया आपका कॉपर। क्या हुआ? कॉपर। तो कॉपर का होता है 39.3। कितना होता है? 39.3। एल्युमिनियम सेकंड, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का होता है 40.3। टंगस्टन, टंगस्टन का होता है 47.0, 47.0। फोर्थ आयरन, आयरन का होता है 65.0। एंड लास्ट वन ब्रास, ब्रास का आपको देखने को मिलता है 20.0। तो ये आपके मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट है 20 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब आ जाओ हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हम पैरेलल में, सीरीज में कैसे जोड़ सकते हैं, तो वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो होता है वो होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो सारे के सारे सीरीज में जुड़े होंगे। चलिए ये हो गया आपका, देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस हो गया, ये थर्ड रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। और यहाँ से आपकी जो होगी वो करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगी? इक्वल करंट फ्लो होगी सभी रेजिस्टेंस में। तो इसमें क्या होगी? इक्वल करंट फ्लो होगी सभी रेजिस्टेंस में। ठीक है, इन ऑल रेजिस्टेंस। अब देखो, अगर अब इसको जब सॉल्व करना होता है तो सभी प्रतिरोध में बराबर करंट बहेगा। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी होगा n टाइम। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। अब इसी तरह का अगर हम एक क्वेश्चन देख लें, अगर एक क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो ये दिया है रेजिस्टेंस R1 और R2। ठीक है, ये एक आपका इसका R इक्विवेलेंट आपको निकालना है। ये हो गया, आपकी वैल्यू दिए हुआ है 10 ओम एंड दिस वन इज 20 ओम। तो यहाँ पे जब आप R इक्विवेलेंट निकालिएगा
तो आपको करना होगा R1 प्लस R2, तो R1 आपकी 10 हो गया प्लस 20 हो गया एंड द आंसर इज 30 ओम। तो R इक्विवेलेंट आपका ये सीरीज कॉम्बिनेशन का आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए, अब हम सेकंड पे आते हैं। अब आपका है अगला, नेक्स्ट आता है आपका पैरेलल, सेकंड आता है पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, समांतर, समांतर क्रम। ठीक है, अब देखिए समांतर क्रम में क्या होता है कि इक्वल वोल्टेज होता है अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस। देखिए इसका जो फिगर बनता है वो बनता है कुछ इस तरह से। ये हो गया आपका एक रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सेकंड रेजिस्टेंस एंड द थर्ड वन इज दिस रेजिस्टेंस। तो ये हो गया R1, R2, R3 और ये सारे के सारे ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। अब इसमें देखिए समांतर में क्या होता है कि जो आपका वोल्टेज होता है, वोल्टेज वो समान होता है, वो इक्वल होता है इन ऑल रेजिस्टेंस। ओके, और जब हम इसको निकालना होता है, अब आर ए बी के क्रॉस निकालना है, तो 1 आर ए बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होता है आपका एक फॉर्मूला जो कि आपका पैरेलल के लिए, पैरेलल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको निकालना पड़ता है ये वाला। तो देखिए, अब अगर आपके पास एक आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगर कि अगर ये है आपका R1, ओके, एंड दिस इज R2, तो इसका जो फॉर्मूला निकलेगा, आपको ए और बी के क्रॉस निकालना है, तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं आर ए बी इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। और देखिए, अब जैसे आपको अगर एक दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू 10 दिया गया है, यहाँ पे वैल्यू 5 दिया गया है। ठीक है, तो जो आर ए बी की वैल्यू आएगी ना, वो हमेशा जो मिनिमम होगा उससे भी कम आएगी, मिनिमम से भी कम आएगी। मतलब जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम से भी कम आएगी, मिनिमम ज़्यादा होगा, मतलब 5 से भी अधिक आएगा, मिनिमम से भी अधिक कम आएगा ये जो वैल्यू आएगी। ठीक है, आर ए बी 5, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 5 से कम ही आएगा। अब आओ कैसे सॉल्व करते हैं, देखो अगर यहाँ पे वैल्यू R1 की वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 5/10 प्लस 5 इज इक्वल टू 50/15, 15 दूना 30, 15 तिया 45 पॉइंट। अब देखो इसके आगे जो भी आएगा तो 3 पॉइंट आया ना, तो 5 से आपका कम आया। ठीक है, तो इतना देखिए आपको समझ में आया। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखें क्या है। अब एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब आपका अगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल में ये हो गया 12 ओम और यहीं से सेम आपका उठा दिया है और इसको ये शॉर्ट सर्किट कर दिया और एक यहाँ से निकाला, ये 12 ओम हो गया। ठीक है, और एक इधर बनाया, यहाँ पे एक ये 12 ओम हो गया और ये यहाँ जोड़ दिया, ये आर ए बी। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है, फाइंड
आर ए बी के अक्रॉस आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालिएगा? अब आप कैसे निकालिएगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से क्या करेंगे, आर ए बी की वैल्यू के लिए हम पहले तो ये बनाएंगे कि देखिए इसको कुछ ऐसे हम बना सकते हैं ना। कैसे बना सकते हैं, देखो ऐसे करके ये आपका 12 ओम आ गया, ठीक है, और इसी के साथ ये जुड़ा हुआ है और सेम ऐसे है 12 12, ठीक है, ये ए और बी। सिंपली हमने ये कर दिया। अब हमें जब इसको निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो आर ए बी इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r1 के लिए हम 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 करेंगे ना। तो ये आ जाएगा, 12 कॉमन आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा। आफ्टर दैट 3 चौके 12, तो 1/4, तो आर ए बी इज इक्वल टू 4। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपली कि अगर किसी तार को खींच करके, मतलब एक ये तार है, ठीक है, ये एक तार है, अब इसको ना खींच करके इसकी लंबाई को n गुना बढ़ा दिया गया। मतलब कि ये तार था, जब इसको खींचा गया ना, अब जब इसको खींचोगे तो देखो ये पतला हो जाएगा। अब ये तार ऐसा हो गया पतला, इसको खींच के कर दिया गया, तो ये n गुना बढ़ा दिया गया, ये n गुना बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि खींच के इसके आयतन में क्या कोई परिवर्तन ना हो तो इसका प्रतिरोध n² गुना बढ़ जाता है। मतलब अगर जो आपका R ओल्ड है, ठीक है, वो उसको अगर n गुना बढ़ाओगे तो जो आपका R न्यू होगा, R न्यू, वो n² गुना किसके बढ़ जाएगा? R ओल्ड के। समझे बात को? अगर हम उसके आयतन को चेंज नहीं करते हैं, उसको बढ़ाते नहीं है, सेम हमारा रबड़ है, उसको खींच करके हमने n गुना खींच दिया, तो जो हमारा नया बनेगा वो n के स्क्वायर में हमारा बनेगा, ठीक है। मतलब नया वाला, जो नया हमें मिलेगा वो मिलेगा n² के पुराना वाला से, पुराना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए आप याद करेंगे R न्यू इज इक्वल टू n² R ओल्ड। अब देखो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अगर एक तार को, ठीक है, अ वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ, मतलब एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। क्या है? 10 ओम। और उसके लेंथ को, उसका लेंथ को डबल कर दिया गया विदाउट चेंजिंग इन देयर वॉल्यूम। तो उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें अभी जस्ट पता चला ना कि इसको डबल किया, मतलब n को डबल कर दिया, तो n का स्क्वायर, ठीक है, n डबल किया, तो पूछ रहा R न्यू क्या होगा, तो R न्यू इज इक्वल टू n का स्क्वायर इंटू R ओल्ड, ये ओल्ड था ना, ये ओल्ड हो गया, तो n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू R ओल्ड 10, तो ये हो गया आपका 40 ओम। तो न्यू रेजिस्टेंस जो आपका बना वो 40 ओम हो गया, मतलब और भी पतला हो गया ना। मतलब पहले मान लो कि इतना था, इतना चौड़ा था, ठीक है, जब इसको खींचोगे तो ये क्या हो गया, इतना खींच दिए तो ये कितना हो गया, ये पतला हो गया। तो पतला हो गया तो इसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, विरोध अधिक करने लगेगा। पतली चीज में चीजें धीरे धीरे जाती हैं, मोटी चीज में आसानी से चली जाती हैं। ओके, चलो।
इतना आपको समझ में आई थिंक आया होगा अच्छे से, है ना। तो चलिए, अब अगला जो हम देखेंगे वो हम न्यूमेरिकल देखेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। सो थैंक यू। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और ये अब आपका जो चैप्टर है वो धीरे धीरे आपका बढ़ता रहेगा। नॉर्मली हम चलते रहेंगे आगे से और पीछे की तरफ बढ़ेंगे, मतलब डीसी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर सब कुछ पढ़ेंगे। तो आज से क्लासेस स्टार्ट हैं, आप देखिए। और अच्छा लगे तो प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और अगर पुराने हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ताकि पहुंच जाए। So thank you. Have a nice day. Bye bye.